नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार के अंदर सत्ता पलटने के बाद देश भर के अंदर विपक्षी पार्टी और नेताओं में जागी है नई शक्ति। वहीं पर उत्तर भारत के अंदर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा भगाओ का होगा दूरगामी प्रभाव। इसी के साथ में दक्षिण भारत से आया बड़ा बयान, पूर्व प्रधानमंत्री ने भेजा है मैसेज, बोले मेरी बात सुनो नौजवानों, उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को जिसने बेरोजगार कर दिया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कसा तीखा तंज, कहा भाजपा को समझ आ गया है अग्निपथ योजना, जवानी में रिटायरमेंट हो गई है भारतीय जनता पार्टी बिहार की, 2 साल में ही गिर गई सरकार। वहीं पर गोदी मीडिया को आरजेडी और महागठबंधन के समर्थकों ने लिया अपने रिमांड पर, लगाए गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर हो गया वीडियो वायरल। इसी के साथ में दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए दोस्तों और समय आ गया है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का और कम से कम उनको गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए दोस्तों, नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को गृह मंत्री, या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी को ज्यादा फोर्स करना चाहिए। आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आखिरकार बिहार की जनता को दिलवा दी मुक्ति। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर एनडीए सरकार का आखिरकार पिंडदान कर दिया है, टूट गई सरकार। लेकिन अब आरजेडी ने तेजस्वी यादव को जनादेश मिलने पर भी नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है दोस्तों। दरअसल जो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन ने अपना नेता नियुक्त कर दिया है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लगभग ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। वहीं पर क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव 2017 वाले पुराने नेता नहीं है जिनके पास पहले अनुभव नहीं हुआ करता था और पहली बारी चुनाव जीत कर आए थे। इस बार तेजस्वी यादव एक स्थापित और जनता में स्वीकृत नेता हैं। उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए महागठबंधन चुनाव में उतरा था और मात्र 7 सीटों से सरकार नहीं बना पाया था और इसीलिए तेजस्वी यादव एक मंझे हुए और स्वीकृत नेता है और इस बार उनकी शक्तियां बढ़नी चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सरकार में शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल होम मिनिस्ट्री पर कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि दोस्तों होम मिनिस्ट्री वो मंत्रालय है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी मंत्रालय है दोस्तों, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार बिहार में चलने वाली महागठबंधन सरकार को परेशान करेगी। ये पत्थर पर लिखी हुई लकीर की तरह है और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिस पार्टी के पास होगा उसके पास एडवांटेज होगा। ऐसे में जैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गृह विभाग का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की हरकत किए जाने पर तुरंत रिस्पॉन्स देती है, वैसे ही बिहार के अंदर रिस्पॉन्स करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को होम मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल लगातार दबाव बना रही है दोस्तों जनता दल यूनाइटेड को गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए और गृह मंत्रालय आरजेडी को देने के लिए, यानी डेप्यूटी सीएम के साथ में गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव को मिल जाए। इस तरीके से लगातार नेगोशिएशन जारी है दोस्तों। पूरे दिन और शाम रात तक दोस्तों डिबेट चलता रहा, आपस में नेगोशिएशन चल रहा है मंत्रालय को लेकर और ऐसे में जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि कई सारे लोग नई नई तरीके की थ्योरियां दे रहे हैं। कुछ लोग ये थ्योरियां दे रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाता है तो वो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद भी ना ले और अपनी पार्टी से किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बना दे और खुद पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ले। हालांकि ये चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों, देखते हैं अंतिम फैसला क्या कुछ लिया जाता है। आपको बता दें कि लालू परिवार हमेशा से राजनीतिक फैसले बड़े सूझबूझ से लेते हैं और ऐसे में भारत का कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग लालू यादव या उनके परिवार से जुड़े हुए नेताओं के लिए गए फैसले को ये कहकर नहीं काट सकता कि पुख्ता राजनीतिक फैसला नहीं है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, किस तरीके का नेगोशिएशन आरजेडी को करना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद पूरे भारत के अंदर विपक्ष में एक बार फिर से पंप देखने को मिल रहा है, यानी विपक्ष काफी उत्साहित है दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटका के अंदर कहा कि मैं बिहार में हुए घटनाक्रम को देख रहा हूं, इसने मुझे मेरे उन दिनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है जब जनता दल परिवार एक साथ हुआ करता था। इस परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी उम्र की आखिरी पड़ाव पर हूं, लेकिन अगर नई पीढ़ी के लोग ये तय कर ले कि आज देश को बेहतर विकल्प देना है तो जनता दल यानी पूरा समाजवादी परिवार एक साथ आ सकता है और एक अच्छा विकल्प दे सकता है। आपको बता दें कि 90 के दशक में जनता दल से कुल 3 प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों। जनता दल के पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे जिन्हें 334 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला था, जबकि जनता दल के दूसरे प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे जिन्हें 324 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला था और इंद्र कुमार गुजराल को 332 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला था। कुल मिलाकर अगर जनता दल एक साथ आ जाए तो देश के अंदर एक अच्छा विकल्प दिया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल का जन्म उस समय की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ था, लेकिन इसे अब भाजपा के खिलाफ एकजुटता के साथ में सामने लाने की मांग की है पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दोस्तों और मानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा मैसेज अपने जनता परिवार को भेजा है। देखते हैं इस मामले पर क्या सब लोग एकजुट हो पाते हैं या नहीं हो पाते। एक और बड़ी खबर की माने तो आज बिहार में बीजेपी के कई मंत्री अग्निवीर बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के पहले गिर गई है। बीजेपी के नेताओं को रिटायरमेंट मिल गई है, उनको अग्निपथ योजना समझ में आने लगा है। अग्निपथ
रथ योजना के तहत जो अग्निवीर बनाए जाने की कल्पना है, बीजेपी के मंत्री ज्यादातर अग्निवीर बन गए हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो जनता दल पार्टी के एक और बड़े दिग्गज नेता दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक भी बड़ा बयान दिया है। यानी 2024 के चुनाव से पहले जनता परिवार एक एक करके एग्रेसिव होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा बयान देते हुए मीडिया को राजनीति के बजाय लोगों के वास्तविक मुद्दे को प्राथमिकता बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका पर शायद ही अधिक जोर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भारत की महान सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने चाहिए, न कि भटकाने वाले मुद्दे। नवीन पटनायक ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये सब बातें कही है दोस्तों। कुल मिलाकर उन्होंने भी इस बड़े संकेत दे दिए हैं 2024 को लेकर, क्योंकि नवीन पटनायक बीजू जनता दल से आते हैं, जो जनता दल का ही एक नया स्वरूप है दोस्तों। और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के बाद बीजू जनता दल को भी उनके साथ में आना चाहिए। कुल मिलाकर एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार करना चाहिए अलायंस का, जो जनता दल के नाम से जाना जाए। और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो बिहार की पॉलिटिक्स में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 4 बजे आज राज्यपाल शपथ दिलाएंगे नीतीश कुमार को। उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन बनने पर बधाई दी है। साथ साथ आपको बता दें कि 4 मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। मदन मोहन झा को मौका दिया जा सकता है, अजीत शर्मा को मौका दिया जा सकता है, शकील अहमद खान को मौका दिया जा सकता है, राजेश राम को मौका दिया जा सकता है। 4 मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के कोटे से बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन, एक्साइज और अदर पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। दोस्तों इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन अभी से मनमुटाव शुरू हो गया है दोस्तों। कई सारे नेताओं के सपने टूट गए हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों की उम्मीदें टूटी हैं उनमें से 2 विधायक वाली पार्टी प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कादू शिंदे के समर्थन में आए थे और उनके साथ में 3 महिला विधायक भी आई थी। सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया को भी झटका लगा है। इन सबकी मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जगह नहीं बन पाई है और ऐसे में दोस्तों अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कादू प्रहार पार्टी के नेता है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ के अंदर काफी ज्यादा मजबूत संगठन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट को लेकर याचिका पर पहले ही सुनवाई कर रहा है और इस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार तो किया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने काफी ज्यादा हलचलें मची हुई है दोस्तों। देखते हैं ये मामला कितना आगे पहुंच पाता है, क्योंकि शिवसेना के नेताओं को भी उम्मीद है कि इसी मामले के बाद कहीं न कहीं सरकार गिरेगी। एक और बड़ी खबर की माने तो शिवसेना के बागी विधायक संजय राठौड़ को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल करने पर अब सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब शिंदे ने फैसला लिया है, और ऐसा फैसला लिया है जिस पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की बेटी पूजा चव्हाण की मौत का कारण बने संजय राठौर को फिर से मंत्री का पद दिया गया है। मैं उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। पूजा चव्हाण के मौत के मामले के बाद काफी ज्यादा राजनीति देखने को मिली थी दोस्तों, लेकिन अब शिवसेना के बागी विधायक संजय राठौड़ को जो मंत्री बनाया गया है, इस पर कहीं न कहीं बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच में तलवार खिंचती नजर आ रही है। देखते हैं आगे किस तरीके का मामला सामने आता है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो सरकार भाजपा की गिरी और मायूसी पूरे गोदी मीडिया के खेमे में देखने को मिला। अमूमन नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करने वाला गोदी मीडिया और 2017 में नीतीश कुमार के फैसला यानी भाजपा ज्वाइन करने के बाद मास्टर स्ट्रोक बता रहा था नीतीश कुमार का, लेकिन बीते दिन नीतीश कुमार के इस्तीफे पर खुल्लम खुल्ला उनको पलटू राम कह रहा था। यानी भाजपा कार्यकर्ता जैसे गोदी मीडिया के एंकरों के मुंह पर निराशा देखने को मिली। कई सारे गोदी मीडिया के लोग तो नीतीश कुमार के इस्तीफे को भाव भी नहीं दे रहे थे और दूसरे न्यूज चला रहे थे ताकि भाजपा के खिलाफ देश में माहौल ना बन जाए। गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार रिपोर्टिंग करने के लिए बिहार गए थे, लेकिन बिहार की जनता हमेशा से राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय और जागरूक रहती है कि स्टूडियो में बैठकर भाजपा सरकार का एजेंडा सेट करने वाली मीडिया से 2 कदम आगे ही रहती है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार भाजपा ब्रेकअप का रिपोर्ट करने पहुंची आज तक की एंकर को आरजेडी दफ्तर के सामने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे सुनने को मिले। लोगों ने चिल्ला कर चीख कर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान पत्रकार अपना शो भी नहीं कर पाए और चुपचाप खड़े होकर लोगों की तरफ देखते रहे और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे सुनते रहे। 10 से 15 मिनट तक ये नारे चलते रहे और बाद में गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ता वहां से निकल गए दोस्तों। इसी के साथ में अन्य लोगों ने भी अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर करते हुए गोदी मीडिया के लोगों और एंकरों को समझा दिया है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर लोग इन तथाकथित गोदी मीडिया वालों का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि जानते हैं कि किसके नाम पर ये लोग एजेंडा चला रहे हैं, किसके प्रचार के पैसे के लिए ये पूरा एजेंडा सेट करते हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर बिहार के अंदर विपक्ष को मिली है बड़ी सफलता, जिसके बाद अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा उत्साहित है दोस्तों और उन्होंने अपनी पार्टी के सारे नेताओं को 2024 के मोर्चे पर लगा दिया है। सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के प्रभाव वाले जिले के अंदर तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश जारी किया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं पर राजभर के इलाके में 2024 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा को कमजोर करने के लिए
इन इलाकों के अंदर गहरी चोट पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयारी रखने के लिए कहा गया है। राजभर के सामने समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन विकल्प बनकर लोगों के बीच में उभरना चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव ने पार्टी के कैडर को पूरी तरीके से एक्टिव रहने के लिए कहा है। और शुभ संकेत दोस्तों विपक्ष के लिए ये है कि हर राज्य के अंदर कोई न कोई विपक्षी दल है जो बीजेपी से सीधी टक्कर ले रहा है और अपने स्तर पर भाजपा को चुनौती दे रहा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने कन्नौज से की है और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने गाजीपुर से झंडी दिखाकर देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का शुभारंभ किया है। ये यात्रा गाजीपुर की 7 विधानसभा घूमते हुए बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही से होते हुए वाराणसी तक जाएगा। कुल मिलाकर ये वही इलाके हैं जहां पर सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अमूमन मजबूत रहती है, लेकिन अखिलेश यादव से काउंटर करना चाहते हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बिहार से बीजेपी भगाओ का निकला नारा दूर तक जाएगा। अखिलेश यादव ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि अब राजनीति में बड़े परिवर्तन आएंगे और ये बड़ा संकेत जनता को दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो नीतीश और भाजपा गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी को लगता है कि भाजपा के सिवा किसी अन्य दल को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए तो बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने अहंकार से भरे हुए भाव में कहा था कि देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगी, केवल भाजपा बचेगी और कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ठहरे पुराने जनता दल के नेता, मंजे हुए नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पर्क उतरकर बीजेपी को सीधे जमीन पर गिरा दिया। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कमजोर करने के लिए साजिशें रच रही थी। महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार के अंदर भी बड़ा कांड करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ऐसा बीजेपी कर पाती उससे पहले ही विधायकों ने नीतीश कुमार को पूरी जानकारी दे दी और नीतीश कुमार ने भाजपा को राजनीतिक पटकनी देते हुए बीजेपी की कड़वी दवाई भारतीय जनता पार्टी को ही चखा दी है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गालीबाज नेता नोएडा में महिला को भद्दी गालियां और हाथापाई करके भागा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तरह तरह के तर्क देते हुए कहा था कि उसका फोन उत्तराखंड में आ रहा है, यानी उत्तराखंड भाग सकता है। जिसके बाद दोस्तों जगह जगह छापेमारी की गई है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर ये आ रही है कि 12 टीमों की छापेमारी और तलाशी के बाद 3 राज्यों में दबिश देने के बाद आखिरकार बीजेपी का नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ से बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी की एक और कार बरामद की है। दोस्तों इस कार में यूपी विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कार पर बीजेपी का झंडा भी लगाया हुआ है। यह कार गौतम बुद्ध नगर के ही याकूबपुर के पास बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि श्रीकांत त्यागी इसी कार में बैठकर फरार हुआ था, फिर गाड़ी को एक जगह छोड़कर आगे निकल गया। इस महंगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जब चेक किया गया है तब पता चला है कि ये कोंडली विलेज से जुड़ा हुआ गाड़ी का नंबर है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है, तो साफ तौर पर ये बीजेपी का नेता है। तमाम तरीके के सबूत मिलने के बाद भी भाजपा के नेता मानने को नहीं तैयार है कि ये भाजपा का नेता। और बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया के लोग तथाकथित स्ट्रिंग करके मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे विपक्ष का नेता बताने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये सारे प्रयास अब तक तो फेल हो चुके हैं। देखते हैं जनता इसे किस तरीके से अपने जहन में रखती है और आने वाले चुनाव के अंदर वोट उस हिसाब से करती है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के कैबिनेट में एक भी महिला नहीं होने के बाद सन्नाटा क्यों है? प्रियंका चतुर्वेदी ने इशारों में स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। दोस्तों स्मृति ईरानी जो अपने आप को महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर काम करने वाली नेता बताने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, उन पर निशाना साधते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है। इस पर स्मृति ईरानी का क्या कहना है? रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें दोस्तों केजरीवाल के मंत्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि पंजाब सरकार को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस बार पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल खैरा ने लालजीत सिंह भुल्लर का एक वीडियो पोस्ट किया है। दोस्तों सुखपाल खैरा ने आरोप लगाया है कि 2021 के अंदर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के वक्त लालजीत सिंह भुल्लर वहीं मौजूद थे। भुल्लर किसान आंदोलन में शामिल थे और दीप सिद्धू के वीडियो में नजर आ रहा है। इसी दिन लाल किले पर तिरंगे की जगह किसान आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने केसरी झंडा लगा दिया था, जिसमें दीप सिद्धू समेत कई सारे युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, केस दर्ज किए गए थे, उन्हें जेल भी भेजा गया था। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन और पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। दोस्तों देखते हैं अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को जवाब देती है या नहीं देती है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई सारे नेता अयोध्या के अंदर भूमि घोटाला में नाम सामने आ रहा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि क्षेत्र में जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचारी अयोध्या तो छोड़ दे कम से कम। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट को ताजा करते हुए लिखा है कि हमने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहे हैं कि भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कमेंट करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में जमीन घोटाला ईडी ने जो सूची जारी की है उसमें तमाम धार्मिक स्थलों पर बीजेपी नेताओं ने कब्जा कर लिया है। ये ना प्रभु राम के हैं और ना आपके
के हैं। वहीं पर 12 राज्यों के अंदर 3500 किलोमीटर और 150 दिनों की चलेगी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर से ये शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। यात्रा पहले 7 सितंबर से शुरू होगी और इस दौरान पार्टी खुद को जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश करेगी। पहले कई बार कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की तैयारी की है, हालांकि जमीन पर नहीं लागू हो पाए, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, केंद्रीय सत्ता और अधिकतर सूबों के अंदर सत्ता से बाहर होने के कारण खुद को जनता से दूर महसूस कर रही कांग्रेस पार्टी फिर से जनता से कनेक्ट करना चाहती है। आजादी के 75 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी 150 दिन पूरे 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। खास बात यह है कि यह यात्रा पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी यात्रा को 80 साल पहले शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कनेक्ट कर रही है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके ठीक 5 साल के बाद अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर देश को आजाद कर दिया था। और ऐसे में एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप पर पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल ने सफाई दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के आरोप निराधार है। एक हताश व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने अपने बयान में कहा है कि सिसोदिया अपने और अपने सहयोगी के कृत्यों और चूकों के लिए कुछ बहाना खोजने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली आबकारी नीति यानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के क्रियान्वयन के दौरान कई मौके पर मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा लिए गए गैर कानूनी निर्णय पर सुझाव दिए और कई फाइलों पर संशोधन भी किया था। ये तथ्य है और सार्वजनिक डोमेन में है, सबको पता है कि क्या फैसले लिए गए हैं। और ऐसे में जो बयान दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये साफ तौर पर एक विचलित और हताश व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान मालूम पड़ता है। वहीं पर बिहार पॉलिटिक्स पर डेरेक ओब्रायन बोले, कहा संसद सत्र खत्म करने के पीछे ये एक बड़ी वजह थी, यानी जेडीयू बीजेपी के बीच में जो गठबंधन टूटा है उससे पहले दोस्तों संसद का जो सत्र होने वाला था उसे कम समय का कर दिया गया और अचानक से संसद का सत्र जल्दी खत्म कर दिया गया, जिस पर डेरेक ओब्रायन ने बयान देते हुए कहा कि ये भी एक बड़ा कारण था इस तरीके से संसद सत्र को अचानक से बंद करने का। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर भारत माता के जयकारे के साथ कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। दिग्गजों ने भरी है ओंकार। बता दें कि नैनीताल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो और तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा 9 से लेकर 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। हल्द्वानी विधानसभा में यह यात्रा कांग्रेस पार्टी कार्यालय स्वराज आश्रम से शुरू हुई है, जिसके बाद यात्रा बाजार, रेलवे बाजार, नवाबी रोड और नैनीताल रोड से निकाली गई है। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। जोश में लबरेज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय समेत अन्य विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी इस टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने लोगों को वोट के लिए मुफ्त उपहार देने की रेवड़ी संस्कृति संबंधित भाषण दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस कड़ी में सोमवार को केजरीवाल ने कहा कि जो लोग आम नागरिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजना को मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं वो इस देश के गद्दार हैं। इसी के साथ में दोस्तों गुजरात के अंदर 10 लोगों को आरटीआई दाखिल करने से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। पिछले 18 महीने में गुजरात सूचना आयोग ने 10 लोगों को जीवन भर के लिए आरटीआई आवेदन दायर करने पर बैन लगाते हुए कहा है कि वे सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं। आयोग ने एक शख्स को आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर 5000 का जुर्माना लगाया था। यानी 2004-5 की कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने 2011 तक अनगिनत रिफॉर्म किए ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े और डेमोक्रेसी हमारा स्ट्रांग हो, जिसके मद्देनजर आरटीआई लेकर आया गया, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेकर आया गया दोस्तों, जिससे जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं उन सभी को जिम्मेदार ठहराया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके सारे कामों का ब्यौरा उनसे मांगा जाए और उनको मैंडेट किया गया था कि वो सारे सवालों का जवाब दे जो सवाल जनता के हित में है। और ऐसे में दोस्तों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है कि लोगों को आरटीआई डालने से जीवन भर के लिए बैन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरटीआई कानून की जो मूल भावनाएं हैं उसी को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ में कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर चीनी नागरिक के प्रत्यार्पण की मांग को लेकर सीबीआई बड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों सीबीआई अधिकारियों ने बताया है कि भारत और चीन के बीच परस्पर विधि सहायत संधि यानी MLAT न होने के कारण चीनी नागरिक जियासू जायो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं कर सकी है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले के दौरान चीन के आरोपी नागरिक के खिलाफ भी मामला चल रहा है। हालांकि कोर्ट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें बिहार के 2020 के चुनाव के दौरान जमकर मेहनत करने वाले आरजेडी कार्यकर्ताओं को आखिरकार सफलता मिली है और यही बड़ा कारण है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। दोस्तों हमेशा से भारत की राजनीति में अगर किसी पार्टी के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले समर्थक होते हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल के होते हैं। और ऐसे में पटना में आरजेडी और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के घर के सामने पहुंच गए और ढोल बजाकर जश्न मनाया।
मनाना शुरू कर दिया। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। दोस्तों इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। सभी ने मिठाइयां तक बांटी है आपस में मिलजुल कर, और हेडक्वार्टर जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर भी देखने को मिला है। दोस्तों नीतीश कुमार सबके हैं, इस तरीके का पोस्टर बैनर लगाया गया है। अगर आप लोग मानते हैं कि बिहार के अंदर जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, 2024 के चुनाव पर इसका काफी फर्क पड़ेगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।